नमस्कार विद्यार्थियों। अब से पहले के 2 वीडियो में हमने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण संबंधी विवाद को पढ़ा था और इस बीच मैंने आपको बताया था कि हम आदिकाल को विवादों का काल कहते हैं। क्या वजह है कि उसको विवादों का काल कहा जाता है? हमने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा विभिन्न आलोचकों द्वारा, तो उस वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि अलग अलग आलोचकों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की पूर्वापर सीमा और अंतिम सीमा अलग अलग बताई है। यदि किसी काल की पूर्वापर सीमा और अंतिम सीमा अलग अलग होगी तो ये निश्चित ही बात है कि उसके सामग्री चयन संबंधी विवाद होगा। और यदि पूर्वापर सीमा पृथक है और अंतिम सीमा भी पृथक है तो प्रथम कवि और अंतिम कवि मानने में भी मतभेद होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जब हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन शुरू हुआ तो इन विवादों ने जन्म लिया। और मैंने आपको एक नामकरण का विवाद पढ़ाया था जो 2 कालों से संबंधित था, आदिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल के संबंध में सिर्फ और सिर्फ एक विवाद देखने को मिला, वो नामकरण के संबंध में था जो हमने यहाँ पे चर्चा करी, बीच में ही रीतिकाल की चर्चा कर ली। और वर्गीकरण बताते समय वर्गीकरण के साथ साथ मैंने आपको नामकरण की भी चर्चा करी ताकि हमको ये पता चले कि किस आलोचक ने किस काल की समयावधि पूर्वापर और अंतिम सीमा क्या मानी है, उसको नाम क्या दिया है, उसकी समयावधि क्या मानी है। ये सभी चर्चा हमने समस्त कालों की एक साथ की और मुख्य मुख्य आलोचकों का आपको नाम भी बताया, उनकी कृतियों के नाम भी बताए। अब हम ये देख रहे हैं हम आदिकाल को विवादों का काल कहते हैं, तो क्या नामकरण के अलावा कोई और भी विवाद है? विवाद के संबंध में उन सभी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये जो आज का वीडियो है ये स्नातक के 2य वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पर छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं कि आदिकाल या रीतिकाल के संबंध में नामकरण संबंधी विवाद को समझाइए, या खाली रीतिकाल पे आ जाए या सिर्फ आदिकाल पे आ जाए, नामकरण संबंधी विवाद को बताइए। या जितने विवादों को हम आज पढ़ने वाले हैं उन सभी के संबंध में छोटा प्रश्न आ सकता है कि उसकी सामग्री चयन के विवाद को समझाइए, उसकी सीमांकन विवाद को समझाइए, या प्रथम कवि संबंधी विवाद को समझाइए, भाषा संबंधी विवाद को समझाइए। इन सभी के बारे में छोटा प्रश्न बनता है। और यदि बड़े प्रश्न की हम बात करते हैं तो सिर्फ एक कोटेशन देकर के आपको पूछा जा सकता है कि आदिकाल को विवादों का काल कहा जाता है, क्यों? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये आपका बड़ा सवाल बनता है। तो मेरी सलाह आपको है कि आप आज के वीडियो के आधार पर एक बड़ा प्रश्न तैयार करें और तीनों वीडियोस को गंभीरता से देखें और पुस्तक का भी सहारा लें और वीडियो में समझाई गई बातों का भी सहारा लें और एक अच्छे उत्तर की तैयारी करें। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं जो चीज वो था नामकरण संबंधी विवाद। इसको हम कल के और परसों के 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किस किस आलोचक ने आदिकाल को किस किस नाम से अभिहित किया है। किसी ने अपभ्रंश काल कहा है, धीरेन्द्र वर्मा जैसों ने, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राहुल जी ने, किसी ने संधि और चारण काल कहा है, रामकुमार वर्मा ने, किसी ने वीर गाथा काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, किसी ने वीर काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इत्यादि इत्यादि। हमने बहुत सारे नामों की चर्चा करी और उस नाम को रखने के संबंध में क्या तर्क दिया उसकी भी बात हुई, और वो नाम क्यों तर्क संगत नहीं है इस बात की भी चर्चा। यानी दोनों ही बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि ये नाम उपयुक्त क्यों नहीं है। सामान्यतः ऐसा प्रश्न शुक्ल जी के नाम वीर गाथा पे आता है। तो मैंने आपको बताया था जिन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा, उन्होंने खुद ने ही तर्क सहित अपने मत का खंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन 12 रचनाओं में से 4 रचनाएं कौन कौन सी? हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विजयपाल रासो। इन 4 रचनाओं को तो वो अपभ्रंश की मानते हैं, यानी उन्होंने हिंदी के दायरे से बाहर कर दिया। ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो 8 रचनाएं हैं उसमें से भी कुछ रचनाएं ऐसी है जो कि वीर रस की है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली या बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक है इसलिए उसे वीर गीत की संज्ञा दी गई है। तो ये जो 3 रचनाएं हैं ये वीर रस युक्त ही नहीं है। कुछ रचनाएं ऐसी है जो प्राप्त ही नहीं है, जो कुछ
जिनके कुछ छंद ही प्राप्त हैं, तो उनको स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने ही नोटिस मात्र कह करके दायरे से बाहर कर दिया। यानी स्वयं ही अपने मत का खंडन करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इसलिए इसके संबंध में विवाद हो गया उनके। तो रामचंद्र शुक्ल के नामकरण यानी वीर गाथा का, इसीलिए उन्होंने दोहरा नामकरण अपनाया। मैंने आपको चर्चा भी की थी, तो जिसकी चर्चा हम पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मुख्य है मुझे लगा वो था प्रामाणिकता संबंधी विवाद। छोटे प्रश्न के रूप में भी बहुत बार पूछा गया है, और अगर ऐसा सवाल बनता है तो बड़े प्रश्न का अंश बन जाता है प्रामाणिकता संबंधी विवाद। और ये प्रामाणिकता संबंधी विवाद जो था वो सामान्यतः रासो काव्य के संबंध में था। जब हम विभिन्न प्रकार की काव्य रचनाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, आदिकाल में किस किस प्रकार की काव्य रचनाएं घड़ी गई, रचित हुई, उन सभी का वर्णन करेंगे, तो उनमें एक रासो काव्य भी आएगा जो कि वीर रसात्मक है, जिसमें युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। अरिल, छप्पे, तोटक जैसे छंदों का वर्णन मिलता है। और इसके प्रमुख कवि चंद बरदाई का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, और उनके बारे में शुक्ल जी का मत भी पढ़ने को मिलेगा। उनकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं। तो रासो काव्य जो था उसके संबंध में विवाद हुआ। कुछ आलोचक ऐसे थे जिन्होंने उसे प्रमाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक और किसी ने अप्रमाणिक, तीनों की ही चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो जो विवाद था वह पृथ्वीराज रासो के संबंध में था। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई कवि चंद द्वारा, जिसे हम चंद बरदाई नाम से जानते हैं। और शुक्ल जी इन्हें ही प्रथम महाकवि की संज्ञा देते हैं और इन्हीं की रचना को प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं, क्योंकि ये 69 समय में लिखा गया। समय से मतलब है जैसे हमारे रामचरितमानस के कांड है, जैसे कामायनी के सर्ग हैं, वैसे ही पृथ्वीराज रासो के समय है। यानी कि उसके भागों को, उसके चैप्टर्स को, उसके अध्यायों को नाम दिया गया है समय। और 69 समय के साथ साथ इसमें 68 छंद हैं, लेकिन चंद स्वयं इसे पूरा नहीं कर पाए थे और चंद के पुत्र जलहण ने इसकी पूर्ति की थी। जलहण ने इसे पूरा किया था। अब इसके संबंध में एक कश्मीरी कवि की रचना थी, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नाम से एक कश्मीरी कवि जयानक की रचना थी, जिसे वूलर जी ने पढ़ा और उसी के आधार पर सन 1875 में ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वीराज विजय जो है वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। और पृथ्वीराज विजय को प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक 3 वर्गों में बांट दिया गया। और सभी जितने भी आलोचक यहाँ इसके बारे में अपना मत लिखते हैं, उन सभी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रमाणिकता की चर्चा करते हैं। तो जिन्होंने प्रमाणिक माना उनमें नाम था हमारा शुक्ल, माफ कीजिए, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास नाम से इनका नाम लिया जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़े आलोचक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिन्होंने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ की रचना करी। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टॉड। इन सभी का नाम इसको प्रमाणिक मानने वालों में लिया जाता है, जो पृथ्वीराज रासो को यानी इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं, इसकी तिथियों को प्रमाणिक मानते हैं, इसमें हुए युद्धों को प्रमाणिक मानते हैं और उसके अंदर आने वाली घटनाओं को भी प्रमाणिक मानते हैं। विवाद इसी बात पर है, जिन्होंने अप्रमाणिक माना है हम अब उनकी चर्चा करते हैं। अप्रमाणिक मानने वालों का यह कहना है कि पृथ्वीराज रासो के अंदर जो तिथियां दी गई है वो इतिहास की तिथियों से मेल नहीं खाती। जो घटनाएं दी गई है वो घटनाएं इतिहास के तथ्यों से मेल नहीं खाती।
और इसके साथ साथ जिन युद्धों का वर्णन किया गया है वो युद्धों का वर्णन इतिहास में पूर्ण रूप से वैसा वर्णित नहीं है जैसा हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो में। इस आधार पर इस ग्रंथ को अप्रामाणिक साबित किया गया और अप्रामाणिक मानने वालों में से हमारे शुक्ल जी, जिन्हें हम रामचंद्र शुक्ल के नाम से जानते हैं, और शुक्ल जी के साथ हमेशा राम कुमार वर्मा रहते हैं। मैंने बताया भी था कि राम कुमार वर्मा जी का वर्गीकरण और शुक्ल जी का वर्गीकरण लगभग एक जैसा ही है, सिवाय आदिकाल के नामकरण के सिवाय जितना भी इनका वर्गीकरण है वो लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नाम मिलता है वो है देवी प्रसाद जी का, मुरारी दीन जी का, और इनके साथ गौरी शंकर हीरानंद ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी का। और सबसे मुख्य नाम जो मैंने आपको यहीं पर बता दिया वो नाम जो है वो वूलर का है, डॉक्टर वूलर। ये सभी इसको अप्रामाणिक मानते हैं और अप्रामाणिक मानने के पीछे तर्क देते हैं कि इसकी तिथियां, इसके युद्धों का वर्णन और इसके अंदर वर्णित घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती, इसलिए हो सकता है बहुत सभी प्रक्षिप्तांश भी इसके अंदर हो, यह ग्रंथ प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। अब जो तीसरा वर्ग है वो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का है, और अर्ध प्रमाणिक मानने के पीछे जिसमें प्रमुख नाम हजारी जी का है, मैंने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने शुक्ल जी के बहुत सारे मतों का सप्रमाण खंडन कर दिया। द्विवेदी जी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और इसके पीछे तर्क देते हैं कि इसे शुक सुकी संवाद के रूप में ग्रहण किया जाए और इसमें एक आनंद संवत की कल्पना भी की साथ में, जिसमें कुछ वर्षों को जोड़ के या घटा करके उन तिथियों से मेल बनाया जा सकता है जो कि इतिहास में वर्णित है, इसलिए इसे अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। और कोई रचना यदि गेय होती है तो उसमें प्रक्षिप्तांश जुड़ते चले जाते हैं, उनका स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है, इसलिए इसे पूर्णतः अप्रामाणिक घोषित नहीं किया जा सकता। हजारी जी के बाद नाम आता है दशरथ ओझा का, सुनीति कुमार चैटर्जी, और मुनिश्री जिनविजय का, जिसमें आज भी इसकी प्रमाणिक प्रति जिनके पास संग्रहित है, सुरक्षित है मूल रूप में। तो ये था आपका प्रमाणिक संबंधी विवाद। 3 धड़े आलोचकों के बट गए, किसी ने अप्रामाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक और किसी ने प्रमाणिक। तो ये भी एक विवाद का विषय जो है वह आदिकाल में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सामग्री चयन का विवाद, सामग्री चयन संबंधी विवाद ये था कि यदि पूर्वापर और अंतिम सीमा अलग अलग है तो किस सामग्री तक को वहां उसमें ग्रहण किया जाए। जैसे कि शुक्ल जी ने सिद्धनाथ और जैन की रचनाओं को सांप्रदायिक और धार्मिक कहकर साहित्य के दायरे से ही बाहर कर दिया गया था, क्या उन रचनाओं को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिलाया जाना चाहिए या नहीं, इस संबंध में विवाद रहा। चौथा विवाद था भाषा संबंधी विवाद। 3 प्रकार की भाषाओं का वर्णन इसमें मिलता है, एक है अपभ्रंश, एक है अवहट और तीसरी है देशी भाषा यानी देश भाषा। 3 प्रकार की भाषाओं की रचनाएं मिलती है और तीनों प्रकार की भाषाओं की रचनाओं को इनमें से किसे आदिकाल में शामिल किया जाए और किसी ने इस बार विवाद हुआ। लेकिन यदि हम समेकित रूप से देखें, यदि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना है, उसके आरंभिक स्वरूप को समझना है, तो हमें तीनों ही भाषाओं की रचनाओं का अध्ययन करना जरूरी है। इनके अध्ययन के बिना हम पूर्ण रूप से आदिकाल का साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते। इसके अलावा काल निर्धारण की बात हो ही गई और इस बारे में हम चर्चा भी कर चुके। अलग अलग आलोचकों ने, ग्रियर्सन जी ने, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी जी ने और शुक्ल जी ने मुख्य नाम गणपति चंद्र शुक्ल का जो 1184 से इसके प्रारंभ मानते हैं। तो काल निर्धारण जब हमने पढ़ा था तो अलग अलग आलोचकों द्वारा जिस
काल की पूर्वापर और अंतिम सीमा आदिकाल की बताई थी, उसका वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अंतिम जो है और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है प्रथम कवि का निर्धारण। ये सीधे सीधे कई बार छोटे प्रश्नों में भी पूछा जाता है और बड़े प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि भाई प्रथम कवि का निर्धारण कैसे किया जाए। जब पूर्वापर सीमा ही पृथक है, अंतिम सीमा ही पृथक है, तो हम ये अंदाजा कैसे लगाएंगे कि प्रथम कवि किसे माना जाए। अब कुछ कवियों का नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक है स्वयंभू, और मैंने जब राम कुमार वर्मा का वर्गीकरण पढ़ाया था तो आपको बताया था राम कुमार वर्मा जी जो कि 693 ईस्वी से यहाँ की शुरुआत मानते हैं आदिकाल की, वो स्वयंभू को प्रथम कवि के रूप में स्थापित करते हैं, इस पदवी पर स्थापित करते हैं। दूसरा नाम है सहरपा का, सिद्ध कवि हैं। और राहुल जी जो कि सिद्ध साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने सहरपा को प्रथम कवि माना। इसके अलावा पुष्य कवि, जब शिव सिंह सेंगर को हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पुष्य और पुण्य नाम से एक ही कवि का वर्णन मिलता है, और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने सन 1883 में अपना आलोचना ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज नाम से, उन्होंने इनको प्रथम कवि की संज्ञा दी है। और हम गणपति चंद्र गुप्त जो कि 1184 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो शाली भद्रसूरी, क्योंकि इन कवि का काल 1184 ही है, जैन कवि हैं, और चूंकि वे 1184 से गणपति जी इस युग का आरंभ मानते हैं, तो 1184 में ही शालिभद्र सूरी का उदय है, तो वो इन्हें प्रथम कवि मानते हैं। बात करें हजारी जी और शुक्ल की, तो अब्दुर रहमान को प्रथम कवि के पदवी पर बैठाते हैं हमारे हजारी जी, और मुंज कवि जिनका हम पढ़ते हैं उन्हें प्रथम कवि सिद्ध करते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, जिनके राजा भोज के समय के कवि हैं। और मैंने आपको बताया था भोज से लेकर के हमीरदेव तक के कुछ पीछे के काल को रामचंद्र शुक्ल आदि काल में शामिल करते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम कवि की उपाधि देते हैं। लेकिन प्रथम महाकवि वे चंद को ही मानते हैं। तो इतने विवाद हैं जो आदिकाल के संबंध में चर्चा का विषय बने, तो इस पर आपका बड़ा सवाल भी बनता है, और प्रथम कवि पर यदि कोई सवाल बनता है तो भी यहाँ पर आपके उत्तर की पूर्ति होती है कि किसके द्वारा, राम कुमार वर्मा जी द्वारा, राहुल जी द्वारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा और रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस किस को प्रथम कवि माना गया। तो आपके कई प्रश्न आज के वीडियो से बन जाएंगे, तो इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास आप अपने स्तर पे करें। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही।